आज की मेरी वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है और नारी युग्मकोद्भिद का विकास भी कैसे होता है। हम परागकण, परागकोश, स्त्री कैंसर, पुकैंसर को बारे में डिटेली जानेंगे और पुष्प के सभी पार्टों के कार्य और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ में पुष्प का उद्घाटन करते हैं। तो पुष्प के बारे में देखो, क्षेत्र कैसा है इस पर गौर मत करने लगे। क्षेत्र अच्छा है, मैंने बनाया क्योंकि चलो अच्छा हो। देखो, पुष्प के सबसे बाह्य चक्र को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। ठीक है। पुष्प में कितने चक्र होते हैं? पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं। सबसे बाह्य कौन होता है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के बाद ये मतलब पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आंतरिक होता है। सबसे भीतर की ओर आंतरिक है। तो जो सबसे बाहर होता है वो बाह्य दलपुंज, उसके बाद आता है दलपुंज और उसके बाद आता है पुमंग और उसके बाद में जायांग। ठीक है। तो सबसे बाह्य चक्र कौन सा होता है? बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर होता है दलपुंज और दलपुंज के अंदर होता है पुमंग, पुमंग के भीतर की ओर होता है जायांग। जायांग सबसे आंतरिक, सबसे भीतरी चक्र होता है पुष्प का। पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज होता क्या है? बाह्य दलपुंज ये होता है मोटा भाई। देखो, ये देखा है तुमने कभी ऐसी स्ट्रक्चर या पुष्प? मान लो क्या है ये पुष्प। ठीक है। इस पुष्प में जो ये वाला पार्ट होता है ना, ग्रीन रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है, टमाटर में लगा होता है, भिंडी में लगा होता है, गेलकी में लगा होता है, मिर्ची में लगा होता है। इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कैलिक्स। अब ये कैलिक्स क्या करता है? ये हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का। अब हरे रंग का है इसलिए ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है कौन? बाह्य दलपुंज। जैसे हरा रंग का कहता है ये वाली स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। ये क्या है? बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक क्या होता है? के फोर काइट से व्यक्त करते हैं बाह्य दलपुंज या कैलिक्स को। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी इकाई की। इकाई का मतलब बताता हूं, अभी रोको तो सही। इकाई का मतलब होता है सीपल। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? सीपल। अब ये सीपल क्या है? देखो, इन सभी को, ये जितने भी दिख रहे हैं इनको सबको बाह्य दलपुंज बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। अगर मात्र में इसको लूं, मतलब एक पत्ती को लूं, इसकी एक पत्ती को लूं, इसको लूं, तो इसको बोलते हैं सीपल। इसको बोलते हैं इकाई। इकाई क्या होती है? इसकी सीपल। मतलब कि मैं बहुत सारे, अगर इन सभी को लूंगा तो इनको बाह्य दलपुंज बोलते हैं और मात्र इसको लूंगा तो इसको दलपुंज बोलते हैं। ठीक है ना। अकेले को लूंगा तो उसको सीपल बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद बात करते हैं दलपुंज की। दलपुंज क्या होता है? ये दलपुंज देखो, पहली बात, दलपुंज होता है रंगीन। अरे मोटा भाई, कुछ भी नहीं है। पंखुड़ियां होती है ना पादप की, पुष्प की, गुलाब की, जिसकी भी पंखुड़ियां होती है ना, पंखुड़ियां पुष्प की, उन्हें बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज। ठीक है। दलों का पुंज। और इंग्लिश इसको बोल सकते हैं पंखुड़ियां। क्या है ये? पंखुड़ियां। पादप का कौन सा पार्ट है? दलपुंज, पंखुड़ियां। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं भैया? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोना नहीं, कोरोला। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कोरोला। बाह्य दलपुंज होते हैं रंगीन और होते हैं सुगंधित। क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं, रंगीन होते हैं और सुगंधित होते हैं, रंगीन होते हैं। इसलिए ये कीट को आकर्षित करते हैं। कीट को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है भैया। और ये पुष्प का आकर्षक वाला भाग होता है। आकर्षक वाला भाग होता है। ठीक है। पुष्प का आकर्षक करने वाला भाग होता है, रंगीन होता है, सुगंधित होता है, कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब गुलाब
खूबसूरत होगा तो उसकी तरफ अपन आकर्षित हो जाते हैं ना, है ना। तो कीट को आकर्षित करता है दलपुंज। ठीक है भैया, और बोलो इसका प्रतीक। प्रतीक मतलब कि इसको किस से व्यक्त करते हैं? ये सी से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रतीक सी से व्यक्त करते हैं। जैसे इसमें के से व्यक्त करते हैं ना, इसका प्रतीक क्या है? के, और इसका प्रतीक सी। और एक और बात, इसकी भी इकाई होती है मोटा भाई, इसकी इकाई को बोलते हैं पीटल। हाँ, इसकी इकाई को क्या बोलते हैं? पीटल। मतलब कि बहुत सारी पंखुड़ियां होगी तो उसको तो बोलेंगे दलपुंज, और दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। ठीक है, और अगर एक पंखुड़ी को लूं तो उसको बोलूंगा मैं पीटल। ठीक है, आगे बात समझ। चलो आगे चलते हैं। तो भैया बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया। पुमंग और जायांग की बात करते हैं। देखो, जो पुमंग और जायांग होता है ये पुष्प का लैंगिक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? लैंगिक पार्ट। देखो, पादप में कौन सा पार्ट लैंगिक पार्ट होता है? तो पुष्प, क्योंकि पुष्प पे जायांग और स्त्री कैंसर आते हैं, पुकैंसर और जायांग आते हैं। ठीक है, तो पादप के कौन से पार्ट को लैंगिक पार्ट कहते हैं? पुष्प को। अब पुष्प में भी किस भाग को लैंगिक पार्ट कहते हैं? एक तो होता है पुमंग, एक होता है जायांग। अब पुमंग और जायांग क्या होता है मैं क्लियर करेगा अभी, देखिए। इनको दोनों को लैंगिक पार्ट बोलते हैं। ये इनमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। अभी बताता हूँ, रुको। देखो, सभी पुकैंसरों को, मतलब यह सब का सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इनको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं इनको? पुमंग। मतलब कि इसमें जितने भी पुकैंसर पाए जाएंगे उन सबके ग्रुप को बोलते हैं पुमंग। पुमंग। अब पुमंग यानी कि पुरुष का अंग, पुमंग पुरुष का अंग। तो मतलब इनको सीधा सीधा मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल होता है, मेल वाला, यानी कि नर वाला पार्ट होता है। नर वाला भाग कौन होता है? पुमंग होता है। अब पुमंग की क्या क्या विशेषता है? देखो भाई, पहली बात, ये नर वाला भाग होता है। ठीक है, पादप का मेल वाला पार्ट होता है। ठीक है भाई, पुमंग की इकाई होती है पुकैंसर। हाँ, मतलब कि अगर किसी पुष्प में बहुत सारे ऐसे करके ये क्या उग रहे हैं? पुकैंसर उग रहे हैं, तो इन सबको तो बोलेंगे पुमंग। और अगर मैं एक की बात करूं तो इसको बोलूंगा पुकैंसर। आई बात समझ में? आ गई सर। चलो आगे देखो भाई, अब बात करूं इसके प्रतीक की, तो इसका प्रतीक कौन होता है? ए, क्योंकि पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं, इसलिए इसका प्रतीक क्या होता है? ए होता है। इसकी इकाई पुकैंसर होती है, और यह पादप का नर वाला पार्ट होता है, जैसे लड़का लड़की होता है। अच्छा, तो उसी तरह पुष्प में लड़का और लड़की होती है। ये जो दिख रहे ना, ये चार, ये तो होते हैं आदमी, और ये बीच वाली होती है औरत। मतलब कि ये तो मेल वाला पार्ट होते हैं और ये फीमेल वाली पार्ट होती है ना। देखो, अब सबसे आंतरिक, सबसे भीतरी या सबसे चौथे नंबर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मोटा भाई जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। जायांग की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं स्त्री केसर। क्या होती है? स्त्री केसर। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और ये पादप का फीमेल वाला पार्ट होता है। यानी कि मादा वाला पार्ट कौन सा? बीच वाला है ना। मादा वाला पार्ट सबसे आंतरिक होता है ना। और इसको जो जायांग है, जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं ग्यूनोसियम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? ग्यूनोसियम बोलते हैं मोटा भाई। क्या ग्यूनोसियम है? इसका प्रतीक होता है, इसका प्रतीक क्या होता है? जी। इसको किससे व्यक्त करते हैं? जी से व्यक्त करते हैं। इसको के से व्यक्त करते हैं, इसको सी से व्यक्त करते हैं, इसको ए से व्यक्त करते हैं, इसको जी से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसको ना ग्यूनोसियम बोलते हैं। ठीक है। अब ये वाला पार्ट होता है, क्योंकि ये किसका पार्ट है? स्त्री केसर का पार्ट है। देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, नॉर्मल सीधी सी बात है। देखो, बाह्य दलपुंज जो कि सबसे बाह्य आवरण होता है, हरा रंग का होता है, मैंने बता दिया, चित्र में देख लो। दलपुंज यह पंखुड़ियां होती है और रंग बिरंगी होती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, सुगंधित होती है, खुशबूदार होती है, रंग बिरंगी होती है। पुमंग
यह पुकेंसरों का एक ग्रुप होता है जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। पुमंग नर वाला पार्ट होता है, मेल वाला पार्ट होता है। इसकी इकाई पुकेंसर कहलाती है, प्रतीक ए होता है ना। और इसकी बात करें, यह मादा वाला पार्ट होता है, बीच वाला, और इसका प्रतीक जी होता है। इसकी इकाई स्त्री केसर है और इसके ग्रुप को जायांग बोलते हैं, और इसको जायांग को इंग्लिश में ग्यूनोसियम बोलते हैं। मतलब कि जायांग क्यों कहते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे क्या हो, बहुत सारे स्त्री केसर हो तो उसे हम जायांग बोलेंगे, ठीक है। और अगर एक होगा तो उसको स्त्री केसर बोलेंगे। समझ गए मोटा भाई? हाँ भाई समझ गए। आगे चलो, ठीक है भाई। ये मुख्य 4 चक्र होते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं। सबसे बाह्य दलपुंज पुष्प के 4 चक्र होते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। यह पुष्प के 4 पार्ट होते हैं। ये पहले नंबर का, यह दूसरा नंबर का, यह तीसरे और यह चौथे नंबर का। यह पुष्प के 4 चक्र होते हैं। चारों चक्र के बारे में बता दिया। अब देखो पुष्प की आगे की बात है। पुष्प के इस वाले पार्ट को बोलते हैं जहां पर सभी चक्र जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं पुष्पासन। जहां पर पुष्प के सभी चक्र जुड़े होते हैं उस वाले पार्ट को पुष्पासन बोलते हैं। और ये होती है पुष्प व्रंत। क्या होती है? पुष्प व्रंत। और पुष्प व्रंत शाखा, ये होती है शाखा। और पुष्प व्रंत शाखा पर जिस जगह पर टच हो, मतलब पुष्प व्रंत शाखा से जहां जुड़े उस वाले पार्ट को बोलते हैं मात्र अक्ष। पुष्प व्रंत शाखा के जिस वाले पार्ट पर टच करे उसको बोलते हैं मात्र अक्ष। और पुष्प व्रंत पर जो पत्तियां उगती हैं उन्हें बोलते हैं सहपत्र। ठीक है, भाई समझ में आ गया। अब देखो, अब जो ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर के इस फूले हुए भाग को जो नीचे की ओर होता है, मोटा वाला भाग होता है, इस वाले भाग को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय के भीतर जो ये दिख रहा है इसे बोलते हैं बीजांड, जो किसके अंदर होता है? अंडाशय के भीतर। अंडाशय के भीतर बीजाणु या बीजांड होते हैं। ठीक है, अंडाशय जिस पतली संरचना के द्वारा जुड़ा होता है, जिस पतली संरचना से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और जो वर्तिका का सबसे अग्र भाग होता है उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिका का सबसे अग्र भाग होता है उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसको वर्तिका बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय में बीजांड या बीजाणु होते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, पादप में होते हैं पुष्प। पुष्प में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेल वाला पार्ट, एक होता है फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, मेल वाले पार्ट को बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, पू का केसर। और इसमें होता है स्त्री केसर, स्त्री का केसर। ठीक है, पुंकेसर में होते हैं, पुंकेसर में 3 पार्ट होते हैं। ये लो भाई, पुंकेसर बना देते हैं। ठीक है ना। इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परागकोश। इसको बोलते हैं पूतंतु। ठीक है ना। और इसको बोलते हैं योजी उत्तक, क्योंकि दोनों पालियां आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। तो पुंकेसर के परागकोश में होती है बीजाणु धानी। क्या होती है? परागकोश में बीजाणु धानियां होती है। अब इस बीजाणु धानी में होते हैं बीजाणु, लघु बीजाणु या फिर परागकण। ठीक है। इस लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं? लघु बीजाणु या परागकण होते हैं। ठीक है ना। लघु बीजाणु धानी लिख दो। चलो, स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड होता है। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। और बीजांड में अंड कोशिका होती है। ठीक है भाई। इधर तो मेल का युग्मक होता है लघु बीजाणु, और इधर स्त्री कैंसर का युग्मक होता है अंड कोशिका। अब ये अंड कोशिका और लघु बीजाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो इससे निर्माण होता है बीज का या फल का या बच्चे का। मतलब कि कहने वाली बात यह है, इससे बीज का निर्माण होता है।
और अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और फिर अपने में अपन की भाषा में कहे तो बच्चे का निर्माण हो गया, अपनी भाषा में कहे तो, वरना बच्चे का जन्म नहीं होता है, मतलब बीज का जन्म होता है। तो इससे किसका निर्माण होता है? इन दोनों के मिलने से बीज का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब हम इस वीडियो में, पूरी वीडियो में पुष्प के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे, किस प्रकार परागकण बनता है, किस प्रकार अंडकोशिका बनती है, किस प्रकार गुरु बीजाणु बनते हैं, किस प्रकार लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु धानी क्या होती है, इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। नीट के लिए वेरी मोस्ट है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैंसर में जो कि मेल वाला पार्ट होता है, इसमें जो तंतु लगा होता है उसे तंतु कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को पराग कोश कहते हैं। पराग कोश में 2 परागपालियां होती हैं जो आपस में योजी उत्तक के द्वारा जुड़ी होती हैं। पराग कोश के भीतर बारीक 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 छोटे छोटे गोल गोल आकृति के क्या होते हैं? परागकण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अब ये जो पराग कोश है, इस पराग कोश का अनुप्रस्थ काट लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? अनुप्रस्थ काट लेते हैं, पीएस लेते हैं। मतलब कि इसको ऐसे क्या, ऐसे ही यूं करके काट देते हैं बीच में से ब्लेड से। तो हमें किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी? इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये किसका अनुप्रस्थ काट है? पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है भाई। पराग कोश का सॉरी, ये किसका? पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है भाई, ठीक है। पराग कोश का क्या है? अनुप्रस्थ काट है। अब इस पराग कोश के अनुप्रस्थ काट में 2 तो परागपाली पाई जाती है। ये क्या होती है? परागपाली होती है। देखो, एक परागपाली ये, एक परागपाली ये, ठीक है। तो 2 परागपालियां पाई जाती है, किसमें? पराग कोश में। एक एरी एक एरी, और दोनों की दोनों परागपालियां जहां पर जुड़ी होती है, जिस उत्तक से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं योजी उत्तक। तो ये दोनों परागपालियां किसके द्वारा जुड़ी हुई है? योजी उत्तक के द्वारा, ठीक है भाई। योजी उत्तक हो गया। अब इन परागपाली में पाई जाती है बीजाणुधानी। ये क्या है भाइयों? बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। प्रत्येक परागपाली में 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, 1 2। प्रत्येक परागपाली में 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। जैसे इसमें 2 है और इस परागपाली में भी 2 है, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात। अब जो लघु बीजाणुधानी होती है, इसमें 2 चीजें होती है। लघु बीजाणुधानी में, ये जो लघु बीजाणुधानी है, ये वाला पार्ट, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होती है भित्तियां, एक होती है बीजाणु जनन कोशिका। लघु बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। मतलब कि एक तो जो ये लघु बीजाणुधानी होती है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होती है भित्तियां, एक होती है लघु बीजाणु जनन कोशिका। देखो, लघु बीजाणु जनन कोशिका से तो परागकण का निर्माण होता है, और ये जो भित्तियां होती है, ये 4 प्रकार की होती है। ये जो भित्तियां होती है, कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाली भित्ति को बोलते हैं बाह्य त्वचा या बाह्य भित्ति, ठीक है। एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। बाह्य त्वचा के भीतर की ओर पाए जाने वाली भित्ति को बोलते हैं अंतस्थियम या अंतस्थ त्वचा भी बोल सकते हैं, अंतस्थियम भी बोलते हैं, आंतरिक त्वचा भी बोल सकते हैं, अंतस्थियम, ठीक है, भीतर की ओर। फिर इसके भीतर की ओर जो आंतरिक त्वचा होती है, इसके जस्ट भीतर की ओर पाए जाने वाली परतों को बोलते हैं मध्य परतें। मतलब कि अंतस्थ त्वचा के भीतर की ओर बहुत सारी परतें पाई जाती है, जिन्हें मध्य परतें कहते हैं। और सबसे भीतर की ओर जो जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका से टच में होता है, उसे बोलते हैं टेपिटम, ठीक है ना। तो ये 4 पार्ट होते हैं लघु बीजाणुधानी के। देखो कौन कौन से? सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाली भित्ति को बोलते हैं बाह्य त्वचा, ठीक है। फिर इसके अंदर की ओर पाए जाने वाली भित्ति को बोलते हैं अंतस्थ त्वचा। फिर अंतस्थ त्वचा के भीतर की ओर, मतलब अंतस्थ त्वचा के आगे की ओर चलते हैं तो पाई जाती है
मध्य परतें, बहुत सारी लेयर पाई जाती है, ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना हरे रंग की, तो बहुत सारी लेयर पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं मध्य परतें। इसके बाद सबसे आंतरिक और सबसे मुख्य परत होती है, उसका नाम है टेपिटम। यह सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण वाली परत होती है टेपिटम। और जो बीजाणु जनन कोशिका होती है, लघु बीजाणु जनन कोशिका होती है, वो होती है ये लघु बीजाणु कोशिका, सॉरी लघु बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका भी बोल सकते हैं, लघु बीजाणु जनन कोशिका भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ये जो यूं करके दिख रही है ना, इनको बोलते हैं बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु जनन कोशिका। इससे क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। 4 भित्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब इन 4 भित्तियों के कार्य के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि आखिर इनके क्या क्या कार्य हैं। तो बाह्य त्वचा तो करती है सेफ्टी, यानी कि इसका क्या कार्य है, सुरक्षा। बाह्य त्वचा क्या करती है, परागकणों की सुरक्षा करती है। ठीक है। जो अधस्थ त्वचा में ओष्ठ कोशिकाएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ओष्ठ कोशिकाएं पाई जाती है। अब जो ओष्ठ कोशिकाएं होती हैं, ओष्ठ सेल्स होती है, ओष्ठ कोशिकाएं पाई जाती है, ये क्या करती है, ओष्ठ, नाम में पता चल रहा है ओष्ठ कोशिका, जो ओस को ऑब्जर्व करती है। ओस यानी कि नमी, वायुमंडल की नमी को अवशोषित करने वाली कोशिकाएं ओष्ठ कोशिकाएं कहलाती है। और ये ओष्ठ कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, अंतस्थ त्वचा परत में पाई जाती है, लेयर में पाई जाती है। तो अंतस्थ त्वचा में ओष्ठ कोशिका पाई जाती है, जो वायुमंडल ये नमी को अवशोषित करती है और फूलकर फट जाती है। तो इस वजह से इसमें परागकोश के स्फुटन में, जब परागकोश स्फुटित होता है और परागकण सारे बाहर आते हैं, तो परागकोश के स्फुटन में कौन सहायक है, अंतस्थ त्वचा। ये क्या करती है, इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, ओष्ठ कोशिका पाई जाती है, जो वायुमंडलीय नमी को ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और फूल कर फट जाती है। ठीक है। तो ये क्या, इसका क्या कार्य है, स्फुटन में सहायक होती है, स्फुटन में सहायक होती है, मतलब कि परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। मध्य परतें पोषण देने का कार्य करती है। अब बात करते हैं टेपिटम। अब ये जो टेपिटम होता है, टेपिटम के बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है भाई, टेपिटम के क्या क्या कार्य हैं, देखो। सबसे पहले टेपिटम क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। किसको, परागकणों को पोषण प्रदान करता है कौन, टेपिटम। और ये मध्य परतें भी पोषण प्रदान करती है, टेपिटम परागकण को पोषण प्रदान करती है, मध्य परतें और टेपिटम। ठीक है। टेपिटम के द्वारा IAA हार्मोन का निर्माण किया जाता है। टेपिटम के द्वारा IAA हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। IAA का फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन, इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है, टेपिटम के द्वारा किया जाता है, IAA हार्मोन। इसके बाद बात करते हैं टेपिटम के द्वारा स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है, जो कि बाह्य चोल का निर्माण करता है। किसके लिए, परागकण के बाह्य चोल का निर्माण कौन करता है, स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, टेपिटम के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ठीक है। बाह्य चोल, जो परागकण होता है ना, ये परागकण, अब परागकण क्या है, जो ये वाला एरिया होता है, ये बाह्य चोल कहलाता है। परागकण का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, बाह्य चोल कहलाता है। और बाह्य चोल किससे बनता है, स्पोरोपोलेनिन से बनता है। स्पोरोपोलेनिन का स्त्रावण कौन करता है, टेपिटम करता है। इस टेपिटम के द्वारा लसलसे तेलीय पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। इस टेपिटम के द्वारा लसलसी व तेलीय पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है, जो क्या करता है, ये जो परागकण है, इस परागकण के भीतर आकर, इस परागकण के भीतर मतलब परागकण के बाह्य चोल में आकर किसका निर्माण करता है, पोलन कीट का निर्माण करता है। मतलब कि टेपिटम के द्वारा लसलसे चिकने पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है, जो परागकण में पोलन कीट का निर्माण करता है।
परागकण में पोलन कीट का निर्माण करता है। परागकण के सबसे बाहर की तरफ आ जाता है और किसका निर्माण करता है? पोलन कीट का निर्माण करता है। तो यह किस टेपिटम पोलन कीट के निर्माण में सहायक है। ठीक है, अब ये जो पोलन कीट है इसके क्या क्या कार्य हैं ये भी देख लो भाई। पोलन कीट एक तो परागकण को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाता है। अब चिपचिपा होगा तभी तो वर्तिका अगर पर चिपकेंगे परागकण। चिपचिपा, अब परागकण को क्या बनाते हैं? चिपचिपा। अब परागकण चिपचिपा होगा जब भी तो वर्तिका अगर पर चिपकेंगे ना, है ना। और जब चिपा बनाता है, सुगंधित बनाता है, सुगंधित बनाता है, रंगीन बनाता है, और बोलो आकर्षित बनाता है। क्या बनाता है? आकर्षित। कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं इसकी खुशबू से, सुगंध से, रंग से। तो जो टेपिटम होता है ये पोषण प्रदान करता है, IAA हार्मोन का स्त्रावन करता है और स्पोरोपोलिन पदार्थ का स्त्रावन करता है जो कि बाह्यचोल का निर्माण करता है। किसका? परागकण के बाह्यचोल का निर्माण में कौन सहायक है? स्पोरोपोलिन पदार्थ। और पोलन कीट का निर्माण में सहायक होता है टेपिटम। यह लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम। लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत होती है बाह्य त्वचा, इसके जस्ट भीतर होती है अंतस्थ त्वचा और इसके जस्ट भीतर होती है मध्य परतें। मध्य परतें के भीतर होती है टेपिटम और टेपिटम के भीतर की ओर जो पाई जाती है ये होती है लघु बीजाणु जनन कोशिका। और लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या करती है? लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण करती है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लघु बीजाणुधानी के बारे में जाना कि लघु बीजाणुधानी में दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है भित्तियां जो कि 4 प्रकार की होती है, बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा और मध्य परतें और टेपिटम। और एक होती है बीजाणु जनन कोशिका। तो सबसे पहले बात करते हैं टेपिटम की। तो टेपिटम जो कि बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। लघु बीजाणुधानी मैंने पढ़ाया था ना कि ये लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। 4 परतें होती है, बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा, मध्य परत और टेपिटम। टेपिटम का कार्य पोषण प्रदान करना होता है मुख्य रूप से तो, ठीक है। और यह स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का स्त्रावन करता है जिससे एक्जिन यानी कि बाह्य चोल का निर्माण होता है। तो टेपिटम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अमीबीय टेपिटम और एक होता है ग्रंथिल टेपिटम या स्त्रावी टेपिटम। अब अमीबीय टेपिटम और ग्रंथिल टेपिटम क्या होता है देखिए। अमीबीय टेपिटम में क्या होता है कि जो टेपिटम होता है, टेपिटम की कोशिकाएं होती है, ये टेपिटम की कोशिकाएं, ये टेपिटम लेयर है और इसके बीच में परागकण है। इसके पहले वो बीजाणु जनन कोशिका भी लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टेपिटम होता है, टेपिटम के सारी की सारी कोशिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये सारी की सारी कोशिका भित्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है और भीतर से क्या निकालती है? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। और ये कोशिका द्रव्य आपस में जुड़कर एक पुंज का निर्माण करता है और इस पुंज से यह परागकणों के पास पहुंचकर अमीबीय गति करता है। मतलब कि जो कोशिका भित्ति होती है, टेपिटम की कोशिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसका कोशिका द्रव्य जो कि गाढ़ा होता है यह बाहर मुक्त हो जाता है। बाहर मुक्त होने के बाद ये सभी कोशिका द्रव्य आपस में जुड़कर एक जीव द्रव्य पुंज का निर्माण करते हैं। किसका? जीव द्रव्य पुंज का निर्माण करते हैं या सेतु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य पुंज या सेतु का निर्माण करते हैं। अब ये जीव द्रव्य पुंज परागकणों के पास अमीबीय गति करता हुआ पहुंचता है और परागकणों को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। मतलब कि यूं यूं डचक हिलता हुआ, यूं करता हुआ, हिलता हुआ क्या करता है? परागकणों को पोषण प्रदान करता है अमीबीय गति द्वारा टेपिटम का जीव द्रव्य। तो ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है एलिस्मा व टाइफा में पाया जाता है। टाइफा, एलिस्मा व टाइफा में कौन सा टेपिटम पाया जाता है? अमीबीय टेपिटम पाया जाता है। अब स्त्रावी और ग्रंथिल टेपिटम क्या होता है इसके बारे में देखो। इसमें क्या होता है? टेपिटम के द्वारा, ये टेपिटम है, इस वाले टेपिटम में टेपिटम के द्वारा वशीय कणों का स्त्रावन किया जाता है। ठीक है, वशीय कणों का स्त्रावन किया जाता है। ये वशीय कण क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं
प्रोयूविस्काई, प्रोयूविस्काई बोलते हैं। इन बचे कणों को क्या बोलते हैं? प्रोयूविस्काई बोलते हैं। प्रो इसलिए लगाया क्योंकि ये निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। अब इसके द्वारा एक और पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है टेपिटम के द्वारा, वो है स्पोरोपोलेनिन। क्या है? इसके द्वारा एक और पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है, वो क्या है? स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? इस प्रोयूविस्काई से जुड़कर इस प्रोयूविस्काई से जुड़कर इसके साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है? यूविस्काई का निर्माण करता है। मतलब इसको सक्रिय कर देता है। ठीक है, ये जो भाई सबसे पहले बात करते हैं टेपिटम के द्वारा वश्य कणों का स्त्रावण किया जाता है, जिन्हें प्रोयूविस्काई बोलते हैं। ये प्रोयूविस्काई टेपिटम के द्वारा स्त्रावित स्पोरोपोलेनिन के द्वारा एक्टिव कर दिए जाते हैं। जब ये स्पोरोपोलेनिन इस प्रोयूविस्काई से जुड़ता है तो ये निष्क्रिय को सक्रिय में बदल देता है, और जब ये सक्रिय हो जाता है तब इसको यूविस्काई बोलते हैं। अब ये यूविस्काई तरल रूप में बहता हुआ इन पराग कणों के भीतर जाता है। इन पराग कणों को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार ग्रंथिल टेपिटम में रसों के द्वारा पोषण प्रदान किया जाता है, और इसमें अमीबीय गति द्वारा पोषण प्रदान किया जाता है। स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों में। किसमें पाया जाता है? ये किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। इस तरह का टेपिटम किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब टेपिटम का कार्य हो चुका है। लघु बीजाणु धानी में परागकण कैसे बनते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ये देखो। लघु बीजाणु जनन, अब लघु बीजाणु जनन में होता क्या है, देखिए। लघु बीजाणु धानी में, ये क्या है? लघु बीजाणु धानी है। ये क्या है? लघु बीजाणु धानी है। लघु बीजाणु धानी में कौन सी कोशिकाएं होती है? बीजाणु जनन कोशिकाएं होती है। ये क्या है? ये दिख रही है जो, ये क्या है? बीजाणु जनन कोशिकाएं बोलते हैं। अब ये जो लघु बीजाणु धानी होती है, इसमें ये जो बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं, ये बीजाणु जनन कोशिका टूटकर अपने आकार में वृद्धि करती है, यानी कि परिपक्व होती है। तो इसे क्या बोलते हैं? बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं ये। अब ये जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये होती है द्विगुणित। क्या होती है? द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। किससे? बीजाणु जनन कोशिका से। ठीक है, अब ये जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें लघु बीजाणु जनन द्वारा 4 पराग कणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन से, भाई जो लघु बीजाणु जनन होता है वो वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो लघु बीजाणु जनन द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये द्विगुणित कोशिका 4 अगुणित पराग कणों का निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणु बोल दो या 4 परागकण बोल दो। लघु बीजाणु यानी परागकण ही होता है। लघु बीजाणु यानी परागकण ही होता है। तो 4 लघु बीजाणु या 4 पराग कणों का निर्माण करती है। ये 4 पराग कणों का निर्माण करती है कौन? बीजाणु मात्र कोशिका। हमको पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या आधी हो जाती है, और जो द्विगुणित कोशिका होती है वो अगुणित हो जाती है। ठीक है, तो ये इनमें आधे आधे गुणसूत्र पहुंच जाते हैं और ये अगुणित हो जाती है। फिर इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जो कि किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के समान होता है। अब समसूत्री विभाजन के समान होता है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या वो की वही रहती है और यह अगुणित ही रहती है। अब इस प्रकार 4 पराग कणों का निर्माण होता है। 4 पराग कणों का निर्माण होता है लघु बीजाणु जनन के द्वारा। सीधी सी बात बता देता हूँ, देखो। बीजाणु धानी में बीजाणु जनन कोशिका होती है। अब ये बीजाणु जनन कोशिका परिपक्व होती है। परिपक्व होने के बाद ये बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। अब ये बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन या लघु बीजाणु जनन द्वारा 4 अगुणित पराग कणों का निर्माण करती है। ठीक है, ये 4 पराग कण आपस में एक चतुष्क के रूप में जुड़े हुए होते हैं। मतलब चतुष्क के रूप में इस प्रकार जुड़े होते हैं।
सारे के सारे अलग अलग कमरे में रहते हैं। ये चारों पराग कण एक चतुष्क के रूप में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो पट दिख रहा है ना, ये जो डोली दिख रही है, मतलब कि चार रूम का मान सकते हो, ये 4 रूम है, सभी रूमों में एक एक पराग कण होता है, तो इसे बोलते हैं चतुष्क। इसे क्या बोलते हैं? चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। अब ये जो जिसके द्वारा अलग होते हैं, डिवाइड होते हैं, उसे बोलते हैं केलोज पट या केलोज भित्ति। इसे क्या बोलते हैं? केलोज पट बोलते हैं। ठीक है, केलोज पट बोलते हैं या केलोज भित्ति बोलते हैं। ये चारों परागकण। अब ये चारों परागकण कौन से हैं? इससे बीजाणु मात्र कोशिका से बने। ध्यान रखना, बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है बच्चों। बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? द्विगुणित होती है। और बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अगर अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ 4 बीजाणु मात्र कोशिकाओं से 40 बीजाणु मात्र कोशिकाओं से कितने पराग कणों का निर्माण होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? 40 बीजाणु मात्र कोशिकाओं से कितने पराग कणों का निर्माण होगा? हमें पता है कि एक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है, तो 40 से कितना होगा? 40 × 4 बराबर 160। समझ गए? तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट वाले एग्जाम में, और उसमें 12वीं 12th क्लास में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। सीधी सीधी सी बात बता दी। अब जो ये 4 परागकण बनते हैं, अब ये 4 परागकण आपस में जुड़े हुए होते हैं केलोज पट के माध्यम से, लेकिन अलग अलग होते हैं, अलग अलग ग्रुप में होते हैं। ये केलोज पट के द्वारा इन्हें अलग करते हैं। अब देखो, अब ये जो केलोज पट होता है, अब ये केलोज पट होता है, इस केलोज पट को, केलेज पट को केलेज एंजाइम के द्वारा, केलेज एंजाइम होता है, इस केलेज एंजाइम के द्वारा इस केलेज पट को तोड़ दिया जाता है। अब जब केलेज एंजाइम के द्वारा इस केलोज पट को तोड़ दिया जाता है, तो यह सबके सब परागकण इस चतुष्क में मुक्त रूप से हो जाते हैं। मतलब कि चारों के चारों मिल जाते हैं। पहले तो चारों के चारों अलग अलग कमरे में रहते थे, लेकिन दीवारें टूट गई तो सारे के सारे मुक्त हो जाते हैं, चारों परागकण मुक्त हो जाते हैं। अब हम इसी के बीच में 3 बातें पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट है आपके लेसन से। देखो, पहली बात करते हैं बहुबीजाणुता। ठीक है, बहुबीजाणुता होता क्या है? अगर 4 परागकण से अधिक परागकण होते हैं तो उसे हम बहुबीजाणुता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पॉलीस्पोरी बोलते हैं। किसी चतुष्क में 4 परागकण से अधिक परागकण हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुबीजाणुता कहते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं संयुक्त परागकण की। अब ये संयुक्त परागकण क्या होता है? देखो, यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ गई थी। अगर ये कंडीशंस को आगे रिप्लाई कर देते हैं, जैसे मतलब ये चारों परागकण आपस में जुड़ जाएं, ये चारों परागकण पूरे के पूरे आपस में जुड़ जाएं, तो इसे हम बोलते हैं संयुक्त परागकण। मतलब कि चतुष्क से अलग होने के बाद चारों परागकण आपस में जुड़ जाएं तो उसे बोलते हैं संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण बोलते हैं, यानी कि कंपाउंड पोलिन ग्लैंड बोलते हैं। अब ये जो संयुक्त परागण होता है ये किसमें देखने को मिलता है? देखो भाई, अब जो ये संयुक्त परागण है ये किसमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ड्रोसेरा व टाइफा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ड्रोसेरा व टाइफा में संयुक्त परागण पाया जाता है, जिसके चारों परागकण आपस में जुड़ते हैं, जिसे संयुक्त परागण कहते हैं। और ये संयुक्त परागण किसमें पाया जाता है? ड्रोसेरा व टाइफा में पाया जाता है। ठीक है, अब परागपिंड की बात करते हैं कि परागपिंड क्या होता है, पोलिनियम क्या होता है। देखो भाई, जब जैसे मान लो ये लघु बीजाणुधानी है, ठीक है, अब इस लघु बीजाणुधानी में बहुत सारे चतुष्क होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे चतुष्क होते हैं। अब ये चतुष्क से सबके सब केलोज हट जाएं, जैसे ये क्या है? बहुत सारे चतुष्क हैं, लघु बीजाणु चतुष्क जिन्हें बोलते हैं। अब इस बीजाणुधानी में सबके सब चतुष्क, मतलब कि ये वाली कंडीशन आ जाएगी, केलेज एंजाइम के द्वारा इस केलोज पट को तोड़ दिया जाए, और फिर इसके बाद ये भित्ति भी अलग हो जाती है। ये भित्ति है ना, ये भित्ति आगे जाकर टूट जाती है और सबके सब परागकण मुक्त हो जाते हैं। तो उसी तरह इसमें क्या होता है? सबके सब परागकण इस
इस चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होने के बाद इस तरह लघु बीजाणुधानी में मुक्त स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र रहने के बाद ये सब के सब अगर आपस में जुड़ जाएं, सारे के सारे आपस में जुड़ जाएं, तो उसे बोलते हैं प्रागपिंड। मतलब कि बहुत सारे प्राग कण आपस में जुड़कर ये इस तरह आपस में जुड़ जाते हैं। भाई रुको एक मिनट, पूरा चित्र बना देते हैं। इस तरह ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब बहुत सारे प्राग कण आपस में जुड़कर जिस पिंड का निर्माण कहते हैं उसे प्रागपिंड कहते हैं। जब बहुत सारे प्राग कण आपस में जुड़कर जिस पिंड का निर्माण करते हैं उसे प्रागपिंड बोलते हैं। जब बहुत सारे प्राग कण आपस में जुड़कर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे प्रागपिंड कहते हैं। इसे इंग्लिश में पोलिनियम कहते हैं। अब प्रागपिंड या पोलिनियम किसमें पाया जाता है? प्रागपिंड और पोलिनियम किसमें पाया जाता है? आंख व आर्किड्स पादपों में पाया जाता है। आंख व आर्किड्स पादप में। आंकड़ा का पादप देखा, आंकड़ा जिसे बोलते हैं और कई जगह आंख बोलते हैं। आंकड़ा जिसमें सफेद दूध निकलता है। ठीक है, जो आंकड़े का पादप होता है उसके पुष्प में अगर अपन उसके पुष्प को निकालें, ठीक है, तो उसके पुष्प में क्या है मिलेगी अपन को? लघु बीजाणुधानी मिलेगी। अब लघु बीजाणुधानी से किसका निर्माण हुआ? प्रागपिंड का निर्माण हुआ। तो इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें। आंकड़े के पादप के पुष्प को जब अपन तोड़ते हैं तो उसके अंदर हमें इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम प्रागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? आंख व आर्किड्स पादपों में पाया जाता है प्रागपिंड या पोलिनियम। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पुष्प के बारे में जाना। पुष्प के बारे में जानने के बाद हमने पुकेंसर, जो कि पादप का नर वाला पार्ट, मेल वाला पार्ट होता है। पुकेंसर के 3 पार्ट होते हैं, पुतंतु, परागकोश, योज्योतक। परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। परागकण के बारे में हम डिटेली अध्ययन कर रहे हैं। अब परागकोश का जब हम अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो उसमें हमें 2 परागपालियां मिलती है जो कि योज्योतक द्वारा जुड़ी होती है। अब जब 2 परागपालियों को हमने अनुप्रस्थ काट लिया तो हमें प्रत्येक परागपाली में 2 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित मिली। अब लघु बीजाणुधानियां 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो बीजाणु जनन कोशिका जो क्या करती है? परागकणों का निर्माण करती है। और एक होती है भित्तियां। अब भित्तियां 4 प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य त्वचा, फिर उसके भीतर की ओर होती है अंतस्थ त्वचा, फिर उसके भीतर की ओर होती है मध्य परत, और फिर सबसे आंतरिक और सबसे मोस्ट और सबसे महत्वपूर्ण परत होती है टेपिटम। जो बाह्य त्वचा होती है वो सुरक्षा का कार्य करती है। इसके भीतर अंतस्थ त्वचा होती है, ये स्फुटन का कार्य करती है क्योंकि इसमें ओष्ठ कोशिकाएं पाई जाती है जो वायुमंडलीय नमी को अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद ये स्फुटित हो जाती है, स्फुटन में सहायक होती है। इसी से परागकण बार मुक्त होते हैं। किससे? परागकोश से। परागकोश से बार मुक्त होते ही ये इधर उधर जाते हैं, यानी कि दूसरे पुष्पों पे या स्वयं के पुष्पों के जायांग पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो स्फुटन में सहायक होती है। मध्य परतें पोषण का कार्य करती है। और टेपिटम के 4 कार्य होते हैं। सबसे पहला ये पोषण प्रदान करता है। ये स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का स्त्रावण करता है जो कि बाह्य चोल का निर्माण करता है, एक्जिन का निर्माण करता है। बाह्य चोल को इंग्लिश में एक्जिन बोलते हैं। यह IAA का स्त्रावण करता है। इंडोल एसिड हार्मोन होता है। इसके अलावा टेपिटम के द्वारा चिपचिपे तेलीय पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है जो कि क्या करता है? पराग कण के बाह्य चोल पर जाकर पोलन किट का निर्माण करता है। अब पोलन किट क्या कार्य करता है? पोलन किट के कार्य बहुत हैं। ये क्या करता है? सुगंधित होता है। पराग कण को सुगंध रंग आकर्षित करता है जिससे कीट इस पर आकर्षित हो और इसे एक पादप से दूसरे पुष्प तक लेकर जाएं। अब बात करते हैं इस वाली कंडीशंस की। जब हमने टेपिटम के बारे में पढ़ा। टेपिटम 2 प्रकार का होता है। एक होता है अमीबीय टेपिटम, एक होता है स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय टेपिटम में क्या होता है? टेपिटम की जो परत होती है जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है वो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और इनमें भरा लिक्विड यानी कि जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो कि गाढ़ा होता है, एक तरह से बाहर मुक्त होता है। जब ये कोशिका द्रव्य बाहर मुक्त होता है तो इस तरह आपस में जुड़कर एक जीव द्रव्य पुंज का निर्माण करता है। अब ये जीव द्रव्य पुंज हिलता अमीबीय गति करता हुआ परागकणों को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद बढ़ते हैं स्त्रावी या ग्रंथिल, ये द्विबीजपत्री। और इसके उदाहरण क्या है? एलिस्मा और टाइफा में पाया जाता है।
द्विबीजपत्री पादपों में स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो जो टेपिटम होता है इसके द्वारा वशीय कणों का स्त्रावण किया जाता है, जिसे प्रोयूबिस्काई बोलते हैं। ये निष्क्रिय होता है। इसको स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन जो कि टेपिटम के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, ये स्पोरोपोलेनिन से प्रोयूबिस्काई क्रिया करता है जो कि निष्क्रिय होता है। फिर इस प्रोयूबिस्काई को यह स्पोरोपोलेनिन सक्रिय यूबिस्काई में परिवर्तित कर देता है। अब ये सक्रिय यूबिस्काई पराग कणों के पास जाकर उसको पोषण प्रदान करता है। टेपिटम की बात हो गई। अब बात करते हैं लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, बीजाणुधानी में क्या होती है, बीजाणु मात्र कोशिका होती है। अब बीजाणु मात्र कोशिका में से कोई एक कोशिका टूट जाती है और टूटकर अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, जिसे बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। अब बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, ठीक है। अब इस बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु जनन या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित परागकणों का निर्माण होता है। 4 अगुणित लघु बीजाणु या 4 अगुणित परागकणों का निर्माण होता है और ये चारों परागकण एक चतुष्क के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब ये जिस पट के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उस पट को बोलते हैं केलोज पट। ये केलोज पट को केलेज एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है। इस केलोज पट को केलेज एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है, जिससे सारे के सारे परागकण आपस में मिल जाते हैं, यानी कि सारे भाई बहन आ रहे हैं, वाह, सबके सब आपस में आ जाते हैं, है ना। मतलब कि सबके सब आपस में मिल जाते हैं, है ना। अब मिलने के बाद ये जो बाहर की भित्ति है ये भी टूट जाती है और सबके सब बाहर मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने 3 कंडीशंस पढ़ी। बहुबीजाणुता, जिसे इंग्लिश में पॉलीस्पोरी बोलते हैं। बहुबीजाणुता में क्या होता है कि यदि किसी चतुष्क में 4 परागकण से अधिक परागकण हो तो उसे बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं परागपिंड या पोलिनियम की। परागपिंड या पोलिनियम क्या होता है कि जब बहुत सारे परागकण आपस में जुड़कर जिस पिंड का निर्माण करते हैं, जिस संरचना का निर्माण करते हैं, उसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, आंकड़े के पादप या आर्किड्स में पाया जाता है। आंख या आर्किड्स में पाया जाता है, आंख में और आर्किड्स पादपों में पाया जाता है। कौन, परागपिंड या पोलिनियम। बात करते हैं संयुक्त परागकण। जब 4 परागकण, ये चारों के चारों परागकण आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम संयुक्त परागण बोलते हैं। संयुक्त परागण किसमें देखने को मिलता है, संयुक्त परागण देखने को मिलता है ड्रोसेरा और टाइफा में संयुक्त परागण देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं। तो चतुष्क के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। अब आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क क्या होता है। लघु बीजाणु जनन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। अब ये 4 लघु बीजाणु 4 चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं, चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब जब ये चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो चतुष्क भी कई प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सब अलग अलग स्थान पर व्यवस्थित होते हैं। तो परागकणों की व्यवस्था के आधार पर चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। देखो, अगर चारों परागकण चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे चतुष्फलकीय चतुष्क या चतुष्फल की व्यवस्था कहते हैं। इसमें चारों परागकण व्यवस्थित होते हैं, लेकिन 3 ही दिखाई देते हैं क्योंकि चौथा नीचे की तरफ होता है, ठीक है, नीचे की तरफ होता है, इसलिए 3 परागकण दिखाई देते हैं और चौथा इसके नीचे होता है। ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। चौथा परागकण इसके नीचे व्यवस्थित होता है। अगर चारों परागकण चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, चतुष्फल के चतुष्क या फिर चतुष्फल के व्यवस्था कहते हैं। अगर चारों परागकण समधि पार्श्विक रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे समधि पार्श्विक चतुष्क कहते हैं, जो किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है और इसमें चारों परागकण दिखाई देते हैं। ये परागकण है दोस्तों, क्या है, परागकण है।
अगर चारों परागकण रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, अगर चारों परागकण रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय चतुष्क कहते हैं या रेखीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है हेलोफिला में पाया जाता है। बात करते हैं टी आकृति वाला चतुष्क। इसमें क्या होता है? टी बनता है, ये दिख रहा है ना रेड वाला, इसमें टी आकृति बनती है। चारों के चारों परागकण टी आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसे टी आकृति वाला चतुष्क या फिर यूं कह सकते हो आप टी आकृति रूप में व्यवस्थित होने के कारण इन्हें टी आकृतीय व्यवस्था कहते हैं। चारों परागकण जिस व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, जो कि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टी आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? एरिस्टोलोकिया। अब बात करते हैं क्रोशित वाले की। इसमें भी ये क्या होते हैं? 2 तो अनुप्रस्थ व्यवस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 तो अनुप्रस्थ होते हैं और 2 लंबवत होते हैं। जस्ट इसके नीचे इसी स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ होता है। ठीक है ना, नीचे की तरफ होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रोशित व्यवस्था बोलते हैं या क्रोशित चतुष्क बोल सकते हो आप, क्योंकि ये क्रोशित रूप में व्यवस्थित होते हैं। मैग्नोलिया के पादप में पाई जाती है। कौन सी? क्रोशित व्यवस्था। इसमें एरिस्टोलोकिया में पाई जाती है, इसमें एलोफिला में पाई जाती है, इसमें द्विबीजपत्री में पाई जाती है और इसमें एक बीजपत्री में पाई जाती है संधि पार्श्विक, और इसमें एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। यदि अगर चारों परागकण चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित हो तो उसे चतुष्फल की व्यवस्था कहते हैं। यदि चारों परागकण संधि पार्श्विक रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे संधि पार्श्विकीय व्यवस्था कहते हैं। यदि अगर चारों परागकण रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे रेखीय व्यवस्था कहते हैं। यदि चारों परागकण टी आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे टी आकृतीय व्यवस्था कहते हैं। यदि अगर चारों परागकण क्रोशित रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे क्रोशित व्यवस्था कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमने जान लिया कि भाई चारों परागकण एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं और ये जिस दीवार के द्वारा अलग होते हैं, जिस भित्ति के द्वारा अलग होते हैं, उस भित्ति को बोलते हैं केलोज पट। इस भित्ति को क्या बोलते हैं? केलोज पट। जैसे 4 आदमी हैं, 4 कमरे में रह रहे हैं और अचानक से चारों कमरों की दीवारें तोड़ देंगे तो चारों आदमी आपस में मिल जाएंगे। तो अब क्या होता है? केलोज पट होता है। इस केलोज पट को केलेज एंजाइम, इस केलोज पट को केलेज एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है तो चारों के चारों परागकण मुक्त हो जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और बस खुश रहते हैं। इसके बाद ये वाली जो भित्ति होती है ये भी टूट जाती है और सारे के सारे परागकण मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना। अब ये कंडीशन किसके अंदर हो रही है? परागपाली के अंदर, यानी कि पराग कोश के अंदर हो रही है। तो ये जो बीजाणु धानियां थी ये सबके सब फट जाती है और क्या उत्पन्न करती है? सबके सब बीजाणु धानियां फटकर परागकणों को मुक्त कर देती है। ठीक है। अब ये परागकण इस पराग कोश में पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है? पराग कोश का स्फुटन होता है। अब स्फुटन की परिभाषा क्या है? स्फुटन पराग कोश का फटकर पराग कणों का बाहर निकलना पराग स्फुटन कहलाता है या स्फुटन कहलाता है। पराग कोश का फटकर पराग कणों का बाहर मुक्त होना स्फुटन या पराग स्फुटन कहलाता है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये फट जाती है और फटकर क्या करती है? ये जो पराग कोश होते हैं ना, ये फट जाता है अचानक से। फटने के बाद ये क्या करता है? पराग कणों को बाहर मुक्त करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्फुटन कहते हैं। स्फुटन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है। स्फुटन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अनुदैर्घ्य स्फुटन, अनुप्रस्थ स्फुटन, छिद्रित स्फुटन और कपाटीय स्फुटन। अनुदैर्घ्य स्फुटन अनुदैर्घ्य तल से होता है। अनुप्रस्थ स्फुटन अनुप्रस्थ तल से होता है। छिद्रित स्फुटन में पराग कोश की भित्ति में बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं, जिससे क्या होता है? परागकण बाहर मुक्त हो जाते हैं। कपाटीय स्फुटन में पराग कोश में कपाट बन जाते हैं, जिससे परागकण बाहर मुक्त हो जाते हैं। ये चारों कंडीशंस मैं आपको चित्र की सहायता से बनाकर दिखा देता हूँ। देखो, अनुदैर्घ्य स्फुटन में क्या होता है? यूं करके टुकड़े होते हैं। अनुदैर्घ्य खड़े टुकड़े हो जाते हैं तो अनुदैर्घ्य स्फुटन होता है। ठीक है। अगर अनुप्रस्थ, अब इसमें क्या होता है? अनुप्रस्थ में यूं करके टुकड़े होते हैं, यूं खच इस तरह टुकड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ स्फुटन कहते हैं।
इस तरह टुकड़े हो तो उसे अनुप्रस्थ स्फुटन कहते हैं। यदि अगर पराग कोश में बहुत सारे छिद्र हो जाए, जैसे यहाँ ये, यदि परागकश में बहुत सारे छिद्र हो जाए इस तरह, और इन छिद्रों से परागकण बाहर मुक्त हो जाए, इन छिद्रों से परागकण बाहर मुक्त होते हैं, तो इसे इस प्रकार के स्फुटन को क्या कहते हैं? छिद्रित स्फुटन कहते हैं। कपाटी स्फुटन, कपाटी स्फुटन में होता क्या है बॉस? इसमें क्या होता है, कपाट बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कपाट बन जाते हैं और इन कपाटों से परागकण बाहर मुक्त हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? कपाटी स्फुटन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये किन किन में पाया जाता है। ठीक है, तो जो अनुदैर्घ्य स्फुटन होता है ये कपास और धतूरे में पाया जाता है। जो अनुप्रस्थ स्फुटन होता है, यह अनुप्रस्थ स्फुटन होता है, ये तुलसी में पाया जाता है। जो छिद्रित स्फुटन होता है, छिद्रित स्फुटन मकोई में पाया जाता है, और कपाटी स्फुटन किस में पाया जाता है? बारबेरी में पाया जाता है, मतलब बारबेरी पादप में पाया जाता है, और ये मकोई में पाया जाता है, ये तुलसी और कपास धतूरे में पाया जाता है। तो इन दो में 3 परागकण दिखाई देते हैं। किसी भी तल से देखने पर चतुष्फलकीय और क्रोशित व्यवस्था में 3 ही परागकण दिखाई देते हैं, क्योंकि चौथा परागकण नीचे की तरफ व्यवस्थित होता है। चतुष्फलकीय और क्रोशित वाले व्यवस्था में 3 ही परागकण देख सकते हैं, क्योंकि चौथा नीचे की तरफ मौजूद होता है। बाकी इन तीनों में 4 परागकण दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ देर के लिए अपने दोनों कान खोल लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट बात की जाएगी। इस बात में हम ये जानेंगे, देखो, चतुष्क से मुक्त होने के बाद परागकण किसमें थे? परागकोश में। अब परागकोश में प्रस्फुटन हुआ, जिससे परागकण बाहर निकल गए, और परागकण उस समय गोलाकार आकृति के होते हैं। तो अब उसके बाद क्या क्या होता है? चतुष्क से मुक्त होने के बाद क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या चीजें होती है, ये हम जानेंगे। देखो, स्फुटन होने के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर जाता है, यानी कि स्त्री केसर के ऊपर वर्तिकाग्र वाले हिस्से पर जाता है। उस बीच क्या क्या घटना घटित होती है, ये हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम परागकण की संरचना के बारे में जानते हैं। परागकण या लघु बीजाणु की संरचना के बारे में जानते हैं। परागकण में सबसे बाह्य आवरण को बोलते हैं बाह्य चोल। सबसे बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? बाह्य चोल, जिसे इंग्लिश में एक्सिन बोलते हैं। ये काय का बना होता है? ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। सर, स्पोरोपोलेनिन कौन स्त्रावित करता है? तो वही टेपिटम के द्वारा स्पोरोपोलेनिन का स्त्रावण किया जाता है, जो बाह्य चोल का निर्माण करता है। ये अत्यंत मजबूत होता है, बहुत दृढ़ होता है, इतना मजबूत होता है कि इसका जैविक व भौतिक अपघटन नहीं हो सकता। इसलिए परागकण के जीवाश्म हमें देखने को मिलते हैं। परागकण चाहे कितना ही पुराना हो, हमें आज भी प्राचीन परागकण मौजूद, प्राचीन परागकणों को देख सकते हैं। मतलब कि परागकण का बाह्य चोल इतना दृढ़, कठोर, मजबूत होता है कि उसका जैविक और रासायनिक, चाहे भौतिक हो चाहे जैविक हो, किसी भी तरह से हम उसको अपघटित नहीं कर सकते हैं। वो बहुत मजबूत होता है, इसीलिए हमें परागकणों के जीवाश्म आसानी से मिल जाते हैं। बात करते हैं अंतचोल की। बाह्य चोल के ठीक भीतर की ओर, बाह्य चोल जहां पर, बाह्य चोल में कहीं कहीं स्थानों पर छिद्र बने होते हैं, जैसे यहाँ पर, इन्हें बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? इन्हें जनन छिद्र बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, इन्हें क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। बाह्य चोल के कुछ स्थानों पर जनन छिद्र होते हैं। अगर जनन छिद्र, 3 जनन छिद्र हो, 3 जनन छिद्र वाला परागकण किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ठीक है, और 1 जनन छिद्र वाला परागकण, 1 जनन छिद्र वाला परागकण 1 बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ठीक है, 1 बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ठीक है ना। अगर 3 जनन छिद्र होंगे तो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाएगा, और 1 जनन छिद्र होगा तो 1 बीजपत्री पादपों में पाया जाएगा।
ठीक है। तो इसमें 3 जनन छिद्र हैं, यानी कि ये कौन सा परागण है, द्विबीजपत्री वाला परागण है। ठीक है भाई। तो ये जनन छिद्र होता है, किस पर होता है, बाह्यचोल पर होता है। बाह्यचोल को इंग्लिश में एक्सिन बोलते हैं। बाह्यचोल की ठीक इधर की ओर, उधर मत देखो आप, इधर की तरफ देखो, फोकस इधर रखो, उधर की बात मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है ना। बाह्यचोल के ठीक अंदर की ओर होता है अंतचोल, जिसे इंग्लिश में एंटाइन बोलते हैं। ठीक है, एंटाइन बोलते हैं। अब इस अंतचोल अत्यंत कोमल होता है, नाजुक होता है, मतलब लचलचीला होता है। ठीक है ना। इस परागकण के अंदर रिक्तिका होती है। कौन होती है, रिक्तिका, जिसमें रस भरा होता है, हमने बचपन में पढ़ रखा है। और एक केंद्रक होता है, जिसे परागकण का केंद्रक बोल सकते हो। तो ये है एक परागकण की स्ट्रक्चर। अगर परागकण की संरचना के बारे में पूछे तो ये 6 चीजें आपको बनानी है। 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें आपको बनानी है परागकण की संरचना में। अब बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद की। किसकी बात करेंगे अब अपन, नर युग्मकोद्भिद का विकास या परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद का विकास या परिवर्धन, जिसे लघु युग्मक जनन भी बोलते हैं या परागकण का अंकुरण भी कह सकते हैं। अब ये होता क्या है, देखो नर युग्मकोद्भिद का मतलब सीधा सीधा सा है, नर युग्मकोद्भिद का मतलब सीधा सीधा सा है ऐसा परागकण जिसमें एक तो परागनली हो और 2 नर युग्मक हो। नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है, ऐसा परागकण जिसमें अंकुरण के पश्चात एक परागनली और 2 नर युग्मकों का निर्माण होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, या लघु युग्मक जनन बोलते हैं, या परागकण का अंकुरण कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, इंग्लिश में नर युग्मकोद्भिद का विकास या परिवर्धन, जिसे हिंदी में लघु युग्मक जनन भी बोल सकते हैं, परागकण का अंकुरण। मतलब कि चतुष्क से मुक्त होने के पश्चात परागकण का अंकुरण होता है भाई। ठीक है। अब नर युग्मकोद्भिद का विकास परिवर्धन जो कि 2 चरणों में होता है, एक फर्स्ट चरण और एक सेकंड चरण। देखो फर्स्ट चरण कहाँ पर होता है, फर्स्ट चरण तो पराग कोश में ही हो जाता है, और सेकंड चरण होता है जब वह कहाँ पर आता है, स्फुटन होने के बाद वो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो पहला चरण तो अपन पराग कोश में ही पढ़ेंगे, मतलब कि ये वाली कंडीशन तो पराग कोश के भीतर ही हो जाती है। ठीक है ना, ज्यादातर केस में। तो फर्स्ट चरण में ये चीजें कहाँ होगी, पराग कोश में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परागकण का अंकुरण पढ़ रहे हैं, परागकण का अंकुरण। तो फर्स्ट चरण में जो परागकण होता है वो अंकुरित होता है कहाँ पर, पराग कोश में। इसके बाद यह वर्तिकाग्र पर पहुंचता है सेकंड चरण में। तो फर्स्ट चरण की पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो ये का ये यहाँ रख दो। केंद्रक होता है, केंद्रक होता है और एक तर्कु तंतु होता है जो तारककाई से बनता है। ये केंद्रक किसका केंद्रक है, परागकण का केंद्रक है। ठीक है। अब ये जो तर्कु तंतु होता है, ये तर्कु तंतु इस केंद्रक को 2 केंद्रकों में डिवाइड कर देता है। एक होता है कायिक केंद्रक, एक होता है जनन केंद्रक। ठीक है। इसके बाद ये तर्कु तंतु अर्ध गोलाकार भित्ति में रूपांतरित हो जाता है। ध्यान देना, केंद्रक को तर्कु तंतु 2 भागों में डिवाइड करता है। इसके बाद केंद्रक को तर्कु तंतु 2 भागों में डिवाइड करता है, 2 केंद्रकों में डिवाइड करता है। इसके बाद तर्कु तंतु अर्ध गोलाकार भित्ति का निर्माण करता है, जिससे 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये दोनों की दोनों कोशिकाएं असमान आकार की होती है। क्यों भाई, क्योंकि ये असमान विभाजन होता है। ठीक है ना। ये जो तर्कु तंतु होता है ये अर्ध गोलाकार भित्ति का निर्माण करता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। ठीक है। मतलब कि इस तर्कु तंतु ने पहले तो केंद्रक का विभाजन किया,
जिससे दो केंद्रक बने, एक कायिक केंद्रक और एक जनन केंद्रक। इसके बाद ये तर्कतंतु अर्धगोलाकार भित्ति का निर्माण करता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका बनती है। ये असमान विभाजन होता है, इसमें कायिक कोशिका बड़ी होती है और जनन कोशिका छोटी होती है, ठीक है ना। जो कायिक कोशिका होती है बड़े आकार की होती है और जनन कोशिका छोटी आकार की होती है। कायिक कोशिका में कायिक केंद्रक होता है और जनन कोशिका में जनन केंद्रक होता है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब ये जो कायिक कोशिका है ये धीरे धीरे आकार को सिकुड़ लेती है, आकार को सिकुड़ लेती है और कोशिका द्रव्य में तैरने लगती है। ये देखो तैरने लग गई, आकार को सिकुड़ लिया और कोशिका द्रव्य में तैरने लगती है। और ये किसका द्रव्य है? कायिक द्रव्य, क्योंकि कायिक कोशिका है तो कायिक कोशिका के द्रव्य में तैरने लगती है। कौन? जनन कोशिका। कौन? जनन कोशिका। और ये जनन कोशिका गोलाकार हो जाती है, यहां पर अलग थी, ठीक है ना, यहां पर चपटी हो गई थी और यहां पर कैसे हो गई? गोलाकार। तो ये जनन कोशिका कैसे हो जाती है? गोलाकार हो जाती है और कायिक द्रव्य में तैरने लगती है, ठीक है ना। ये जनन कोशिका अब कैसे हो गई? गोलाकार। गोलाकार होने के बाद ये लेंस की आकृति की हो जाती है। कौन? कायिक कोशिका, सॉरी जनन कोशिका। जनन कोशिका गोलाकार होने के बाद किस आकृति में ट्रांसलेट हो जाती है? लेंस की आकृति की हो जाती है। अब ये पिक्चर तो अपन ने पराग कोश में पढ़ ली। अब पढ़ते हैं सेकंड चरण। इस चरण में क्या होता है भाई? इस चरण में पराग कण वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। वर्तिकाग्र पर आते ही वर्तिकाग्र से बोरोन तत्व को ग्रहण करते हैं। बोरोन तत्वों को एक्सेप्ट करके पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? पराग नलिका का निर्माण करते हैं। अब ये पराग नलिका जो कि अंदर की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। पराग नलिका का निर्माण करते हैं जो कि वर्तिकाग्र से होती हुई, वर्तिका से होती हुई अंडाशय में घुसती है, ठीक है ना, पराग नलिका। तो ये जो पराग नली होती है इसका निर्माण कब होता है? सेकंड चरण में होता है, जब यह वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और वर्तिकाग्र से बोरोन तत्वों को एक्सेप्ट करके पोषक तत्वों को ग्रहण करके पराग नली का निर्माण करता है सेकंड चरण में। अब देखो आगे। अब ये पूरी कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका में जनन कोशिका अभी भी तैर रही है और ये कायिक केंद्रक है। अब ये जो वहां पर कौन सी आकृति की थी? लेंस आकृति की। अब ये कौन सी आकृति की हो जाती है? कुमी रूपी हो जाती है, मतलब कुमी रूपी जनन कोशिका। कुमी रूपी ऐसा होता है, ये इस तरह को कुमी रूपी बोलते हैं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाती है? कुमी रूपी हो जाती है, इसलिए इसको कुमी रूपी जनन कोशिका बोलते हैं। कुमी रूपी आकृति की हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इस कुमी रूपी जनन कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन होते ही या तो विभाजन यहाँ पर ही हो जाता है या विभाजन यहाँ पर होता है। दोनों केस देखने को मिलते हैं। जो जनन कोशिका होती है इसका विभाजन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। कितने नर युग्मकों का निर्माण करती है? दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, ठीक है भाई। दो नर युग्मकों का निर्माण कर दिया। अब क्या होता है? ये जो कायिक केंद्रक होता है ये भी बोलता है कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम क्यों जा रहे हो अकेले अकेले। तो ये दो नर युग्मकों के पीछे पीछे है ये कायिक केंद्रक। ये कायिक केंद्रक भी चला आ जाता है किसमें? पराग नली में, ठीक है। पराग नली में दो नर युग्मक पहुंच चुके हैं और ये कायिक केंद्रक भी आ चुका है। तो जब कायिक केंद्रक पराग नलिका में पहुंच जाता है तब इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम बदलकर क्या बन जाता है कि अब ये नलिका केंद्रक है, क्योंकि नलिका में आ चुका है। यहाँ पर तो कायिक केंद्रक था, लेकिन जैसे ही पराग नलिका में आ जाता है तो इसको हम नलिका केंद्रक कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो नलिका केंद्रक होता है ये क्या करता है? इन दोनों नर युग्मकों को पोषण प्रदान करता है और विलुप्त हो जाता है। इनको दोनों को स्वयं से खुद से भोजन देता है कि मेरे को खा लो, मेरे से पोषण प्राप्त करो, मैं गायब। तो ये जो नलिका केंद्रक होता है ये दोनों नर युग्मकों को पोषण प्रदान करके विलुप्त हो जाता है और अंत में हमें पराग नली मिलती है। एक तो पराग नली मिलती है और दो नर युग्मक मिलते हैं। अब जो पराग नली और दो नर युग्मक मिल गए तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद का विकास हो चुका है। तो अपन ने नर युग्मकोद्भिद को जान लिया, तो नर युग्मकोद्भिद का विकास हो चुका है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे समझे? ये देखो, पराग कण का केंद्रक दो केंद्रकों में डिवाइड होता है।
एक होता है जनन केंद्रक, एक होता है कायिक केंद्रक, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि परागकण का केंद्रक दो कोशिकाओं का निर्माण करता है टूटकर, एक कायिक कोशिका का और एक जनन कोशिका का, ठीक है ना। दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। कायिक कोशिका में कायिक केंद्रक होता है, जनन कोशिका में जनन केंद्रक होता है, ठीक है ना। अब पहले कायिक कोशिका के केंद्रक की बात कर लेते हैं। कायिक केंद्रक पराग नलिका में जाने के बाद इसको क्या बोलते हैं, नलिका केंद्रक बोलते हैं। पराग नलिका में जाने के बाद इसे क्या बोलते हैं, नलिका केंद्रक बोलते हैं। और जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका पहले गोलाकार होती है, फिर इसके बाद लेंस के आकृति की होती है, फिर इसके बाद क्रमी रूपी होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दो नर युग्मक। अब ये जो जनन कोशिका होती है इसमें क्या होता है, विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक बनते हैं। अब ये दो नर युग्मक पराग नलिका में चले जाते हैं, ठीक है ना। और ये नलिका केंद्रक क्या करता है, इन दो नर युग्मकों को पोषण देकर विलुप्त हो जाता है। ये नलिका केंद्रक क्या करता है, इन दोनों को पोषण देकर विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह हमें पराग नलिका में दो नर युग्मक मिलते हैं, ठीक है। और ये नर युग्मकों भीत का विकास हो चुका है। अब इसके बाद एक और बार मैं आपको समझा देता हूं, दोबारा समझेंगे शांति से, एक और बार कान खोल के अच्छे से ध्यान से पूर्वक समझ लो, ठीक है। देखो, नर युग्मकों भीत का मतलब है एक पराग नलिका और दो नर युग्मकों का विकास होना, ठीक है ना। इसे हम नर युग्मकों भीत का विकास या परिवर्तन या लघु युग्मक जनन या परागकण का अंकुरण कह सकते हैं। तो नर युग्मकों भीत का मतलब परागकण के अंकुरण के पश्चात एक पराग नलिका और दो नर युग्मकों का निर्माण होना नर युग्मकों भीत कहलाता है, ठीक है ना। हमने देखा कि जो परागकण होता है इसकी स्ट्रक्चर में बाह्यचोल होता है, अंतचोल होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है बाह्यचोल, और रिक्तिका होती है, केंद्रक होता है और जनन छिद्र होता है। 3 जनन छिद्र होंगे तो द्विबीजपत्री, 1 जनन छिद्र होगा तो 1 बीजपत्री। अब बात करते हैं चरणों की। तो फर्स्ट चरण, सेकंड चरण। फर्स्ट चरण का जो अंकुरण होता है, परागकण का अंकुरण होता है, ये परागकोश में ही स्टार्ट हो जाता है। तो पहले चरण में हमने देखा कि केंद्रक होता है और एक तर्क तंतु होता है। ये तर्क तंतु केंद्रक को 2 टुकड़ों में बांट देता है, जिससे कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक का निर्माण होता है। फिर इसके बाद ये जो तर्क तंतु है ये अर्ध गोलाकार भित्ति का निर्माण करता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका और छोटी कोशिका को जनन कोशिका बोलते हैं। जनन कोशिका में जनन केंद्रक और कायिक कोशिका में कायिक केंद्रक होता है। इसके बाद ये कायिक केंद्रक और इसके बाद ये जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका पहले गोलाकार होती है, फिर लेंस के आकार की होती है, फिर इसके बाद ये कुमी रूपी होती है, ठीक है ना। अब सेकंड चरण में क्या होता है, ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और पराग नलिका का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। बोरन तत्वों को एक्सेप्ट करके पराग नलिका का निर्माण करते हैं। अब ये पराग नलिका का निर्माण करने के बाद ये जो कुमी रूपी जनन कोशिका है, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होते ही 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। उसी दौरान क्या होता है, ये कायिक केंद्रक भी पराग नलिका में पहुंच जाता है। जैसे ही पराग नलिका में पहुंच जाता है तो नलिका केंद्रक का निर्माण होता है। अब ये नलिका केंद्रक क्या करता है, इनको पोषण देकर विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें पराग नलिका में 2 नर युग्मक मिलते हैं। तो इस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इसके बाद हम मादा युग्मकोद्भिद को पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मादा युग्मकोद्भिद को पढ़ने से पहले हम अंडाशय के बारे में जानेंगे, यानी कि स्त्री केशर के बारे में डीपली जानेंगे कि किस प्रकार इस अंडाशय में बीजांड की स्ट्रक्चर होती है। तो बीजांड की संरचना के बारे में जानने से पहले हम बेसिक बात जानेंगे। क्या जानेंगे कि देखो, पादप में होते हैं पुष्प, पुष्प में होता है जायांग, जिसे स्त्री केसर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री केसर में होता है अंडाशय, अंडाशय में होता है बीजांड और बीजांड में होती है अंडकोशिका। यहां तक कोई दिक्कत? पादप में पुष्प, पुष्प में जायांग, जायांग में अंडाशय, अंडाशय में बीजांड, बीजांड में अंडकोशिका। और यह अंडकोशिका ही मेन चीज है। हाँ, जिस तरह स्त्रियों में अंडाणु मेन चीज होती है, पुरुषों में शुक्राणु मेन चीज होती है, उसी तरह पुष्प के फीमेल वाले पार्ट में अंडकोशिका मेन होती है, जिसके जुड़ने से ही बीज का निर्माण होता है। देखो, सबसे पहले हम पुष्प में एक स्त्री केसर के बारे में जानते हैं। स्त्री केसर का
का निचला भाग कहलाता है अंडाशय। अंडाशय और ऊपरी भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, निचला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली चीज कहलाती है वर्तिका। अंडाशय के भीतर होता है बीजांड। अब बीजांड की संरचना बना दी मैंने, ये लो। अब बीजांड की संरचना में क्या क्या होता है ये देखेंगे। देखो, बीजांड पर दो आवरण पाए जाते हैं। बीजांड के बाह्य परत पर दो आवरण पाए जाते हैं। एक होता है बाह्य अध्यावरण, एक होता है आंतरिक अध्यावरण। ये बाह्य अध्यावरण है, ये आंतरिक अध्यावरण है, ठीक है ना। इस अध्यावरण का अभाव जहां पर होता है, यहाँ पर नहीं है अध्यावरण, इस अध्यावरण का अभाव जहां पर होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ पर क्या है, बीजांड द्वार। इसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ये निचला भाग होता है, ठीक है। और इसके विपरीत में, इसके विपरीत भाग को निभाग वाला भाग कहते हैं, ठीक है। मतलब बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को निभाग वाला भाग कहते हैं। बीजांड का निभाग वाला भाग है, ठीक है। इस अध्यावरण के भीतर की ओर, इस अध्यावरण के भीतर की ओर बीजांड काय पाया जाता है, ठीक है ना। बीजांड काय या न्यूसेल्स पाए जाते हैं। ये बीजांड काय की परत है, ये बीजांड काय, ठीक है ना। बीजांड काय पाया जाता है, ठीक है ना। इस बीजांड काय के भीतर की ओर बीजांड कोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड कोश पाया जाता है। इस बीजांड कोश में 7 कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं। 7 तो कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है ना। 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं। और यह एंजियोस्पर्म का बहुत ही, एंजियोस्पर्म का गुण है कि एंजियोस्पर्म के पादप में आवर्त बीजी वाले पादप होते हैं, उनमें 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक वाला बीजांड पाया जाता है। किसमें, एंजियोस्पर्म में। अब बात करते हैं ये 7 केंद्रक और 8 कोशिका किससे है। देखो, 3 कोशिका ये, 3 कोशिका ये, 6 और 1 ये, 7। तो 7 तो कोशिका हो गई। 8 केंद्रक कैसे, 3 केंद्रक ऊपर, 2 केंद्रक बीच में, 5 और 3 केंद्रक इधर, तो कितने हो गए, 8 केंद्रक हो गए। अब बात करते हैं भ्रूणकोश। अब क्या होता है, ठीक है ना। बीजांड द्वार के यहाँ पर 3 कोशिकाएं पाई जाती है जो आपस में जुड़ी होती है। इसे बोलते हैं अंड समुच्चय। क्या बोलते हैं इसे, अंड समुच्चय बोलते हैं। इनमें इस अंड समुच्चय में 3 कोशिकाएं पाई जाती है इस तरह, ठीक है ना। इस अंड समुच्चय में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन 3 कोशिकाओं में से जो मध्यवर्ती होती है, बीच वाली होती है, इसे बोलते हैं अंड कोशिका, ठीक है। और जो पास पड़ोस की होती है ये हेल्पर होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। चलो ठीक है, ये भी बात मान ली। अब इसके बाद बात करते हैं अंड समुच्चय के सामने वाली कोशिकाओं को। 3 कोशिकाएं होती हैं अंड समुच्चय के सामने, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलती हैं, क्योंकि इसके मुख के विपरीत होती है इसलिए इसे प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कितनी होती है, संख्या में 3 होती है। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है तथा 2 केंद्रकों वाली एक कोशिका होती है जो मध्य में होती है, ठीक है। 2 केंद्रक युक्त एक द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है जो मध्य में उपस्थित होता है, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। जो 2 केंद्रकों वाले कोशिका होती है जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है। ये भ्रूण को बीजांड कोश आगे समझ में, ठीक है ना। इसके बाद की बात करते हैं कि जो ये अध्यावरण होता है, ये अध्यावरण जिस जगह पर बीजांड व्रंत से जुड़ता है, ये बीजांड व्रंत है। बीजांड को जोड़ने वाला व्रंत बीजांड व्रंत, और बीजांड व्रंत जिस पार्ट से जुड़ी होती है उसे बीजांड सन कहते हैं। आसन मतलब बीजांड का आसन है बीजांडासन, और बीजांड व्रंत जिससे बीजांड जुड़ा हुआ हो उस व्रंत को बीजांड व्रंत कहते हैं। अब एक और बात, जहाँ ये अध्यावरण आंतरिक और बाह्य अध्यावरण बीजांड व्रंत से जुड़े हुए हैं, तो जिस जगह पर
अध्यावरण बीजांड ग्रंथ से जुड़े होते हैं, ये वाली जगह पे जुड़े हुए हैं, उस जगह को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है ना। जिस जगह पर अध्यावरण बीजांड ग्रंथ से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इस हाइलम में इस बीजांड ग्रंथ में कई प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। इस बीजांड ग्रंथ में रेफे उत्तक पाए जाते हैं। रेफे, ठीक है ना। रेफे या रिफ या फिर रेफे प्रकार के रेफे उत्तक पाए जाते हैं। किसमें? इस बीजांड ग्रंथ में रेफे उत्तक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कभी कभार उभार भी आ जाता है इस बीजांड ग्रंथ में। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मादा युग्मकोद्भिद का विकास या परिवर्धन, जिसे मादा भ्रूणपोष का विकास या परिवर्धन भी बोलते हैं, और इसे गुरु बीजाणु जनन भी बोलते हैं। ठीक है ना। गुरु बीजाणु का मतलब है कि इनमें बीजाणुओं के निर्माण या उसके जनन की चीज बोलते हैं कि इसमें किस प्रकार गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु यानी अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद का विकास या परिवर्धन, अब युग्मकोद्भिद की जगह भ्रूणपोष लगा दो, मादा भ्रूणपोष का विकास या परिवर्धन या गुरु बीजाणु जनन, तीनों एक ही बात है। मादा युग्मकोद्भिद की परिभाषा क्या रहेगी? जिसमें तीन अंड समुच्चय हो, द्वितीय केंद्रक हो और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हो, उसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद का मतलब कि बीजांड का परिपक्वन होना, एक तरह से बीजांड का परिपक्वन होना ही क्या कहलाता है? मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। अब इसमें क्या क्या परिपक्वता आती है? जायांग के अंडाशय में होता है बीजांड। ठीक है। अब इस बीजांड की हाइपोडर्मिस, कोशिका, इस बीजांड की हाइपोडर्मिस परत की कोई भी कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। हाइपोडर्मिस परत की कोई भी कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है कि परत की कोई भी कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है जिसे आर्की स्पोरियल कोशिका कहते हैं। आर्की स्पोरियल कोशिका कहते हैं। अब इस आर्की स्पोरियल कोशिका में 2 विभाजन होते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस आर्की स्पोरियल कोशिका में क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये कौन सी है? द्विगुणित है भैया, याद रख लेना। जो आर्की स्पोरियल कोशिका है ये कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है ना। अभी तक तो द्विगुणित है। अब इसमें क्या हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी। एक बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, प्राथमिक भित्ति कोशिका। एक बनती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। एक तो बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक बनती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये प्राथमिक भित्ति कोशिका बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, बाह्य व आंतरिक अध्यावरणों का निर्माण करती है। ठीक है ना। ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है ये बाह्य अध्यावरण व आंतरिक अध्यावरण का निर्माण करती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकाएं बनती है। लो भाई, 1 2 3 4। अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से 3 कोशिकाएं निष्क्रिय होती है और 1 कोशिका
सक्रिय होती है, ठीक है ना। इनमें 3 कोशिकाएं तो निष्क्रिय होती है अर्धसूत्री विभाजन से, 4 कोशिका 4 अगुणित कोशिका बनती है, 4 अगुणित कोशिका बनती है, ठीक है ना। ये लो भाई 4 अगुणित कोशिका बनती है, यानी कि ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, 4 अगुणित कोशिका बनती है। इनमें 3 तो निष्क्रिय होती है और 1 सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। अब ये निष्क्रिय होती है, इसलिए ये क्या करती है, इस सक्रिय को पोषण प्रदान कर, ये क्या करती है, इसको पोषण प्रदान करके विलुप्त हो जाती है, तीनों की तीनों गायब हो जाती है। अब अपने पास 1 कोशिका बच रही है सक्रिय, एक्टिव। अब इस सक्रिय कोशिका में लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इसमें अब इस सक्रिय कोशिका में लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, और हमको पता है जब 3 बार समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, ठीक है। 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है तो 8 कोशिकाएं बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोशिकाएं बनती है। तो 3 बार समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 8 कोशिकाएं बनती है, सॉरी 8 केंद्रक बनते हैं। समसूत्री विभाजन से कितने केंद्रक बनते हैं, 8 केंद्रक बनते हैं, ठीक है, 8 केंद्रक बनते हैं। इनमें से 3 केंद्रक से तो बनता है। अब इन 8 केंद्रों की सुव्यवस्था होती है, ठीक है ना। इन 8 केंद्रकों की सुव्यवस्था होती है, और इन 8 केंद्रकों में से, इन 8 केंद्रकों में 3 केंद्रक तो निभाग वाले सिरे पर पहुंचकर 3 प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और 3 बीजांड द्वार वाले सिरे पर पहुंचकर अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं, और 2 केंद्रक मध्य में आकर आपस में जुड़कर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये 3 कोशिका है, ये 2 केंद्रक है, और ये 3 केंद्रक है, ठीक है ना। ये 3 बार समसूत्री विभाजन करके 8 केंद्रकों का निर्माण करते हैं, और इनकी फिर सुव्यवस्था होती है। सुव्यवस्था में क्या होती है, 3 कोशिकाएं ऊपर जाकर, 3 केंद्रक ऊपर जाकर 3 प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और 2 द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण करते हैं, और 2 ये द्वितीय केंद्रक है। दोनों केंद्रक आपस में जुड़कर किस कोशिका, द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, और ये 3 अंड समुच्चय का निर्माण करती है। तो इस प्रकार 7 तो कोशिका मिलती है और 8 केंद्रक मिलते हैं, ठीक है ना। ये कितने केंद्रक थे, 3 बार समसूत्री विभाजन करके 8 केंद्रक बने, और 8 केंद्रक के बाद इनकी सुव्यवस्था होती है। इस प्रकार और सुव्यवस्था होने के बाद 7 कोशिका मिलती है, 3 4 5 6 7 कोशिका मिलती है। तो और ये किन में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। और इस प्रकार के भ्रूणपोष को बोलते हैं, और इस प्रकार के भ्रूणपोष को पॉलीगोनम भ्रूणकोश कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूणकोश को क्या कहते हैं, पॉलीगोनम भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब ये पिक्चर आई समझ में, और ये पिक्चर अब अपन चित्रों में बताकर करता हूँ। अब ये पिक्चर में इस चित्रों की सहायता से करके बताऊंगा। तो देखो ये पिक्चर अब हम चित्र से देखेंगे। सबसे पहले आर्किस्पोरल कोशिका में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। एक तो होती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, प्राथमिक भित्ति कोशिका का, और एक होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। अब ये प्राथमिक भित्ति कोशिका तो अध्यावरण का निर्माण करेगी, इसका निर्माण करेगी, और जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिका बनती है, ठीक है ना।
4 कोशिकाएं बनती हैं। अब इनमें से 3 निष्क्रिय हो जाती है, 3 तो निष्क्रिय हो जाती है, 3 तो निष्क्रिय हो जाती है और 1 एक्टिव होती है, ये वाली, ठीक है ना। 3 तो निष्क्रिय हो गई और 1 एक्टिव होती है, और ये एक्टिव होकर क्या करती है, लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन करती है, जिससे कितने केंद्रक बनते हैं, 8 केंद्रक बनते हैं। मैंने बताया था ना, आठ केंद्रक बन गए, ठीक है। अब ये 8 केंद्रक की क्या होती है, सुव्यवस्था होती है। इन 8 केंद्रों की क्या होती है, सुव्यवस्था होती है। इनमें से 3 केंद्रक तो यहाँ चले जाते हैं, 2 केंद्रक बीच में रहते हैं और 3 केंद्रक यहाँ चले जाते हैं। 3 केंद्रक निभाग सिरे पे चले जाते हैं, 3 केंद्रक बीजांड द्वार सिरे पे चले जाते हैं और 2 केंद्रक मध्य में आते हैं। अब ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3 केंद्रक जो कि निभाग वाले सिरे पर होते हैं, इनके जुड़ने से तो 3 प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इनके जुड़ने से, बीच वाले 2 केंद्रकों के जुड़ने से द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है, और नीचे वाले 3 केंद्रकों के जुड़ने से अंड समुच्चय का निर्माण होता है। अंड समुच्चय में बीच वाली कोशिका कौन सी होती है, अंड कोशिका होती है, और राइट साइड की सहायक कोशिका होती है, ठीक है ना। इस प्रकार पूर्ण भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ये एक्स्ट्रा बन गया था, इसको मिटा देते हैं। इस प्रकार पूर्ण भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। अब देखो, पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, पूर्ण पुष्प उन्हें कहेंगे जिनमें 4 चक्र पाए जाएंगे। 4 चक्र कौन कौन से थे, बाह्य दल, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है ना, दलपुंज, स्त्री केसर और पुकेंसर। तो जिनमें ये चारों पाए जाएंगे, प्लस अन्य भाग जैसे पुष्पासन हुआ, पुष्पवृंत हुआ, सहपत्र हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण पुष्प कहेंगे। और इनमें से अगर कोई एक नहीं होता हो, इनमें से कोई अनुपस्थित होता हो, तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। मतलब कि ऐसा पुष्प जिनमें 4 चक्र में से कोई 3 चक्र पाए जाते हो, एक नहीं पाया जाता हो, तो उसे अपूर्ण पुष्प कहेंगे। मतलब कि इनमें से कोई एक पार्ट नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प। मतलब कि 4 चक्र या अन्य भाग में से कोई एक पार्ट अनुपस्थित होगा, तो उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें नर जननांग, या तो नर जननांग होता है या मादा जननांग होती है, ठीक है ना, या तो नर जननांग होता है या मादा जननांग होता है, वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। वे पुष्प जिनमें या तो पुकेंसर हो या स्त्री कैंसर हो, उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। नर जननांग क्या होते हैं, पुकेंसर, इसमें मादा जननांग क्या होती है, स्त्री कैंसर। तो एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें या तो पुकेंसर हो या फिर या तो जायांग हो या फिर पुकेंसर हो, तो ये क्या है, एक लिंगी पुष्प है, ठीक है ना। वे पुष्प जिनमें नर जननांग या मादा जननांग में से कोई एक जननांग उपस्थित हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे पुष्प जिसमें पुकेंसर हो या फिर स्त्री कैंसर हो, दोनों में से कोई एक हो, ठीक है ना। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण लिखेंगे। इसकी ट्रिक है मोना हरी चटनी 2। इसकी ट्रिक है मोना हरी चटनी 2। मो से मोगरा, ना से नारियल, ह से हजारा, हजारा यानी कि गेंदा का फूल बोलते हैं हमारी भाषा में। च से चमेली, ठीक है भाई, ठीक है। और भी है क्या, हाँ ठीक है, ये 4 पुष्प याद रखना, मोगरा, नारियल, हजारा, चमेली। द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें पुकेंसर भी हो और स्त्री कैंसर भी हो। यानी कि कौन सी वाली सिचुएशन होगी, ये पुष्प है, अब इसमें उमंग भी होगा और पुकेंसर भी होंगे, मतलब कि इसमें स्त्री कैंसर भी होगा और इसमें पुकेंसर भी होंगे। वह पुष्प क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे, जिसमें नर जननांग प्लस मादा जननांग दोनों उपस्थित हो, जिसमें पुकेंसर और स्त्री कैंसर दोनों उपस्थित हो, उस पुष्प को क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण भी बताइए सर। चलो सर बता देते हैं। द्विलिंगी पुष्प की ट्रिक है गुटरगुस,
गुटर गुस, गु से गुड़हल, गु से गुड़हल, टर से मटर, फिर गु आ गया मतलब कि गुलाब, स से सरसों, ठीक है ना, स से सरसों। इसके अलावा और भी लिख लेंगे, गेहूं, ठीक है ना। ये क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। परागकण, अब देखो आगे इधर आ जाओ। सबसे बड़ा परागकण, सबसे बड़ा परागकण, सबसे बड़े परागकण किसमें पाए जाते हैं, मिराबिलस जलापा में पाए जाते हैं। सबसे बड़े परागकण किसमें पाए जाते हैं, मिराबिलस जलापा में पाए जाते हैं, मिराबिलस जलापा में पाए जाते हैं। वह सबसे छोटे परागकण, वह सबसे छोटे परागकण किसमें पाए जाते हैं, सबसे छोटे परागकण, सबसे छोटे परागकण किसमें पाए जाते हैं, मायोसोटिस एल्पेसिल्स, मायोसोटिस एल्पेसिल्स में पाए जाते हैं सबसे छोटे परागकण। और परागणु विज्ञान, देखो परागकण के विकास, परागकणों के विकास, परागकणों के विकास एवं संरचना का अध्ययन होता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, परागणु विज्ञान या पेलेनोलॉजी कहते हैं। मतलब जिस विज्ञान में हम परागकण का विस्तृत अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, पेलेनोलॉजी कहते हैं, जिसमें परागकणों के विकास और संरचना का अध्ययन होता है। भारत में ऐसी 3 संस्थाएं हैं जहां पर हम पेलेनोलॉजी यानी कि परागकणों का अध्ययन करता है। भारत में इसमें ऐसी कितनी संस्थाएं, 3 संस्थाएं। वो कौन कौन सी है, NBRI, उस्मानिया विश्वविद्यालय और पिल्ली विश्वविद्यालय। NBRI की फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। उस्मानिया विश्वविद्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है। और पिल्ली विश्वविद्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। एक चीज और हम पढ़ेंगे, परागकण, परागकण से बनने वाले उत्पाद पराग उत्पाद कहलाते हैं। और पराग उत्पाद में होती है असंतृप्त वसाएं, असंतृप्त वसा होने के कारण इनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। एनर्जी लाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, परागकणों का उपयोग करते हैं। अब चूंकि ऊर्जा मिलेगी तो किस किस के लिए उपयोग किया जाता है, एथलीट्स में इसका उपयोग किया जाता है। घुड़सवारी के लिए, घोड़ों में, घुड़सवारी में प्रयुक्त घोड़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, में प्रयुक्त घोड़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बोलो सर, 1 2 3। दूसरा, खिलाड़ियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, खिलाड़ी भी इसका उपयोग करते हैं पराग उत्पादों का, ताकि जल्दी से ज्यादा एनर्जी उत्पन्न हो सके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके, ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के अलावा सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में क्रीम व सनस्क्रीम बनाई जाती है, क्रीम प्लस सनस्क्रीम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्रीम व सनस्क्रीम फेस के लिए, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है और सौंदर्य उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परागकण से पराग उत्पाद बनते हैं जिससे एनर्जी मिलती है। परागकण से बनने वाले उत्पाद पराग उत्पाद कहलाते हैं, जिनमें असंतृप्त वसा होती है, इनमें ऊर्जा होती है। असंतृप्त वसा के कारण इनमें ऊर्जा होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एथलीट्स, घुड़सवारी में प्रयुक्त घोड़े और खिलाड़ी इसका उपयोग करते हैं। और सौंदर्य प्रसाधनों में इसके उपयोग से क्रीम व सनस्क्रीम बनाई जाती है। एक और चीज पढ़ेंगे हम, पराग एलर्जी। अब ये पराग एलर्जी क्या होती है, परागकण से होने वाली एलर्जी को पराग एलर्जी कहते हैं। पराग एलर्जी के क्या क्या लक्षण हैं देखेंगे। देखो भाई, पनीली आंखें, पनीली आंखें मतलब कि आंखों से पानी बहता है, खुजली हो जाती है, ठीक है। स्किन पर दाने उभरे आते हैं, दाने उभर जाते हैं, खुजा खुजा के उभर जाते हैं, खुजा खुजा कर, ठीक है। छींकें आती है और है बुखार हो जाता है। ये बुखार का एक प्रकार है, ठीक है ना, है बुखार हो जाता है। तो पनीली आंखें हो जाती है, खुजली चलती है, स्किन पर दाने उभर जाते हैं, छींकें आती है, बुखार आ जाता है, स्किन लाल पड़ जाती है और भी। तो इन्हें बोलते हैं पराग एलर्जी। परागकण से होने वाली एलर्जी को पराग एलर्जी कहते हैं। हाँ, पराग एलर्जी किसकी वजह से होती है, तो पराग एलर्जी पादपों के नाम लिख रहा हूं मैं, उसे जरूर लिख लेना। पार्थेनियम, पार्थेनियम, चिनुपोडियम, चिनुपोडियम, पार्थेनियम, चिनुपोडियम और कांग्रेस घास,
ज्वार, तो इनकी वजह से पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। ये वे पादप हैं जिनकी वजह से पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। इनमें जो पराग कण उत्पन्न होते हैं वो क्या करते हैं, पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और पराग एलर्जी की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या लक्षण है, पनीली आंखें, खुजली, स्किन पर दाने उभरना, छींके, है बुखार। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाखट। अब देखो, हमने अंड कोशिका का निर्माण कर लिया, इधर पराग कण का निर्माण कर लिया, मतलब दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार। अब अपन को इनका विवाह करवाना है, मतलब कि परागण निषेचन और फिर बच्चा पैदा होगा, यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन होगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, स्वपरागण, परपरागण, परागण, निषेचन, भ्रूणीय परिवर्तन, एक लिंगी, द्विलिंगी पादप, एक लिंगी, द्विलिंगी पुष्प, ये सारी बातें हम बायोलॉजी के तीसरे लेसन में, इस वीडियो की दूसरी वीडियो में हम जानेंगे। मतलब कि अब जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसमें हम इन सभी बातों को जानेंगे कि परपरागण, स्वपरागण, परपरागण, करागण, परागण, जो भी है सबके सब बातें हम जानेंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मैं 12th के पूरे लेसन मेरे YouTube पे अपलोड करने वाला हूँ। 12th के जितने भी लेसन हैं, 11th के जितने भी लेसन हैं, PMT है, नीट है, लैब असिस्टेंट है, जितने भी बायोलॉजी से कनेक्टेड चीजें हैं और जितने भी कंपटीशन है, कांस्टेबल हो, पुलिस हो, सभी वीडियो में अपलोड करूंगा। भारत के लेवल पे, राजस्थान लेवल पे, वर्ल्ड लेवल की। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी वीडियो बनाता रहूंगा और डालता रहूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो जरूर करें, भले आप लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे 1000 सब्सक्राइब चाहिए बहुत जल्दी। इसके अलावा मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप मेरे को बहुत सपोर्ट करें। ऐसी और वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।